विचार क्रांति अभियान को फैलाने के लिए, घर घर में अलग जगाने के लिए आपको झोला पुस्तकालय चलाना होगा। ज्ञान रथ चला सकते होते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चलिए खैर ज्ञान रथ आपसे नहीं चलता है तो नहीं सही, ये आपके झोले में पुस्तकालय होना चाहिए। और हमने जो साहित्य लिखा है, साहित्य नहीं लिखा है, हमने आग लिखी है। आग लिखी है वो ऐसी आग है कि जिस किसी ने उसको पढ़ा है, जिस किसी ने सुना है, जिस किसी ने देखा है, जिस किसी ने चखा है, जो कोई इनके संपर्क में आया है, उसमें से प्रत्येक आदमी के भीतर एक नई स्फुरणा पैदा हुई है। ये हमारा झोला साहित्य आप पढ़ाइए, शिक्षितों को पढ़ाइए, बिना शिक्षितों को सुनाइए, शिक्षितों को पढ़ाइए, बिना शिक्षितों को सुनाइए। पहला पुस्तकालय जो आपको चलाना है, आपको ये काम करना है। और एक काम ये करना है कि आप जन्मदिन मनाइए। जन्मदिन के माध्यम से ये जो ज्ञान गोष्ठी होंगी और घर घर में यज्ञ होगा, उससे मालूम पड़ेगा कि हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए, हमारा जीवन यज्ञ से भरा हुआ होना चाहिए, हम यज्ञमय जीवन जिए। एक काम वृक्षारोपण का हमने सौंपा है। बड़ा काम तो ये था, ज़्यादा शानदार तो काम ये होता कि 5 अशोक के पेड़ लगा करके आप एक देवता बना देते। देवता जो बनाना है, जो आज का देवता है, वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे देश में से कम हो गए। यज्ञ जो वायु का, पर्यावरण का संशोधन करता है, वही संशोधन करता है वृक्ष। और वृक्षों में अशोक क्यों लगाया? अशोक इसीलिए बनाया कि अशोक वाटिका के नीचे सीता रही थी, उनका शोक जो था वो दूर हो गया था। पर अगर आप ये न कर सकते हो तो अपने घर में तुलसी का थांवला तो लगा ही लीजिए। कोई भी व्यक्ति आप में ऐसा ना हो कि जो तुलसी का थांवला स्थापित न किया हो। तुलसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो जमीन की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो देखभाल और रखवाली की जरूरत नहीं है। अब तुलसी का पौधा हर घर में लगाइए। और आप में से प्रत्येक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको कि 20 पैसे रोज और 1 मुट्ठी अनाज निकालने में संकोच ना हो। इतना तो दान आपको करना चाहिए। आज से आप हमारे राजकुमार हैं, आपसे आप 10 गांवों के जमींदार हैं। कोई गांव आपका ऐसा ना हो जिसमें के आदर्श वाक्यों से दीवारें लिखी हुई ना हो। उससे ये हर एक को मालूम पड़ेगा कि आदर्श वाक्य जिस काम की दीवारों पर लिखे हुए हैं, वहाँ हर एक को अंदाज लग जाएगा कि प्रज्ञा मिशन यहाँ है और यहाँ पर प्रज्ञा मिशन की आवाज़ पहुँचती है। यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखना इस बात का साइन बोर्ड है। तो ये सारे के सारे काम जो हमने छोटी पुस्तिका में लिख करके दिए हैं, आपको करने हैं। आपको ये नहीं कहना है कि हम नहीं करेंगे। कीजिए, आप समय निकालिए, साधन निकालिए, समय निकालिए, साधन निकालिए, समय निकालिए, साधन निकालिए। 10 पैसे रोज, 20 पैसे रोज, जितना आप निकाल सकते हो ना निकालिए। 1 मुट्ठी अनाज, आधी मुट्ठी अनाज, जो भी आप निकाल सकते हो निकालिए। 5 संकल्प जो हमने लिए हैं उसको पूरा करके पंचमुखी गायत्री की आप साधना कर सकेंगे। पंचकोश हमारे हैं, पंच देवता हमारे हैं, 5 ही हमारे संकल्प हैं और वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की आंदोलनात्मक गतिविधियां सबके मानस को झंकृत, प्रभावित एवं कुछ करने को प्रेरित करती हैं। ऐसी ही हलचलों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है जागृति के अग्निकण। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। युवाओं को वर्तमान समय की ज़रूरत के अनुसार जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्यमिता एक सशक्त माध्यम है। 23 मार्च को उत्तरांचल की शिक्षा नीति में उद्यम एवं उद्यमिता को शामिल करने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों एवं उद्यमिता विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP मिश्र ने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि उद्यमिता के विकास के लिए सही समय पर चिंतन प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु अनुभवी शिक्षकों का चयन किया जाना चाहिए। इस कार्यशाला में डॉक्टर अरुण कुकसाल, राज्य विपणन समन्वयक स्वशक्ति परियोजना उत्तरांचल, श्री MC पंत, शिक्षा निदेशक उत्तरांचल, श्री नवीन कबड़वाल, संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं श्री KS राणा, प्रवक्ता NCERT ने भाग लिया।
गायत्री कुंज परिसर की वर्तमान गौशाला को बड़े और ज़्यादा खुले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है। गायत्री कुंज से संलग्न अधिग्रहित की गई भूमि पर आदरणीय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब ने वैदिक रीति से पूजन कर गौशाला की नींव रखी। उल्लेखनीय है कि गौपालन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वावलंबन संकाय का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं इसे विकसित करने के लिए वर्तमान गौशाला परिसर छोटा प्रतीत हो रहा है। चैत्र नवरात्र की पावन वेला में हुए इस भूमि पूजन के साथ ही गौशाला स्थानांतरण के पश्चात स्वावलंबन संकाय के अंतर्गत जैविक कृषि एवं गौ द्रव्य पर आधारित स्वास्थ्य संवर्धन की कई परियोजनाएं प्रारंभ हो सकेंगी। 5 अप्रैल से शांतिकुंज में रेलवे आरक्षण की चिर प्रतीक्षित सुविधा आरंभ हो गई। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा पूजन अर्चन एवं दीप प्रज्वलन के साथ यह सेवा प्रारंभ हो गई। इस अवसर पर शांतिकुंज के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। सप्तऋषि क्षेत्र में रेलवे आरक्षण व्यवस्था आरंभ करने के लिए सभी सुविधाएं एवं सहयोग रेलवे विभाग को उपलब्ध कराने के पश्चात शांतिकुंज परिवार ने आशा व्यक्त की है कि इससे सारे भोपतवाला, हरेपुर, रायवाला क्षेत्र के निवासियों के साथ तीर्थ यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल जाएगी। प्रारंभ में रेलवे आरक्षण का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है एवं रविवार को अवकाश रहेगा। आज 5 अप्रैल 2004 को शांति कुंज में कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्य का काम शुरू किया गया और इसका सारा श्रेय जो है शांति कुंज में जाता है। इसमें किसी और बाहरी आदमी का या बाहरी संस्था का कोई भी योगदान नहीं है, सारा ही योगदान शांति कुंज का अपना है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि शांति कुंज के इस प्रयास से सब सरोवर की तरफ रहने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी आश्रम हैं उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, जिससे उनको बहुत ही सहायता मिल गई है। स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है और उसमें ये एक कार्यालय खुल जाने से उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं रही और उनका सारा काम पास में ही, नज़दीक में ही और कम समय में हो जाएगा। ऋषि संस्कृति के अनुरूप प्रगतिशील समाज की स्थापना के प्रति जन जन की आशाओं के केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की ने अपने सत्र समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने विद्यालय परिवार का मार्गदर्शन किया एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जीवन में विद्या भारती के राष्ट्रव्यापी सुनियोजित अभियान की सराहना की। विद्या और शिक्षा का सार्थक समन्वय, सा विद्या या विमुक्ते, जो मुक्ति की ओर ले जाए वो विद्या। उस विद्या को, उस अध्यात्म ज्ञान को विज्ञान के साथ मिला करके, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का लोगों को ज्ञान करा करके, जीवन जीने की पद्धति का लोगों को ज्ञान करा करके और उसके माध्यम से उनको जीवन की समस्त समस्याओं का जो आएंगी सब समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको सिखाया जा सके कि ऐसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। सा विद्या विमुक्ते के बाद है विद्या अमृत विष्णुते। विद्या अमृत की ओर ले जाती है। आज की विद्या बंधनों की ओर ले जाती है, लोभ के, लालच के, मोह के, वासना के, तृष्णा के बंधन। बहुत सारी परेशानियां देखने में आ रही हैं शिक्षण तंत्र के साथ, क्योंकि शिक्षण तंत्र एक इंडस्ट्री बन गया है, एक उद्योग बन गया है और जब उद्योग बन जाता है तो उद्योग से जुड़ी हुई जितनी महामारियां हैं वो सारी की सारी शिक्षा में आ जाती है। सरस्वती विद्या मंदिरों ने एक क्रांति की है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और मैं समझता हूं कि सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यम से सही अर्थों में शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई विद्या और दोनों का सार्थक समन्वित स्वरूप दिया जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि शिक्षा वही सार्थक है जो व्यक्ति में आत्मविश्वास जगा सके। आज की अत्यंत श्रम साध्य एवं महंगी शिक्षा प्रणाली केवल धन की धुरी पर घूमती है, किंतु स्नातकों को गौरव एवं संतोष तो क्या रोजगार भी नहीं दे पा रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर पंड्या जी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देश के विविध भागों की संस्कृति दर्शाने वाले अनेक नयनाभिराम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बरसाते करुणा रसधारा, बरसाते करुणा रसधारा। अरे भर दो के झोले घर जाऊंगी मैया तोरी, अरे मैया तोरी, अरे मैया तोरी लागे के बरिया कैसे के दर
पाओ रे मैया तोरी लाज के बरिया। विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दीनानाथ बत्रा तथा नगर विधायक श्री सुरेश चंद्र जैन भी समारोह में उपस्थित थे। विद्यालय प्राचार्य श्री कुंज बिहारी द्विवेदी ने विद्यालय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 23 मार्च को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा में टिकाऊ उत्पादन हेतु जैविक कृषि विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ARI पूसा इंस्टीट्यूट के भव्य सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के लगभग 200 वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कृषि संस्थान प्रमुखों ने भाग लिया। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को सम्मेलन के एक सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय कृषि आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष डॉक्टर सोमपाल जी ने की। सत्र के आरंभ में CHHR के निदेशक डॉक्टर R.K. पाठक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर और डॉक्टर G. कल्लू ने शॉल उड़ाकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर पंड्या जी का स्वागत किया। डॉक्टर पंड्या जी द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात स्वयं डॉक्टर सोमपाल ने उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए गायत्री परिवार के रचनात्मक आंदोलन से देश को बड़ी आशाएं होने की बात कही। आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने अपने संपूर्ण वक्तव्य में वैदिक कृषि विज्ञान अपनाकर कृषि, जल, भूमि, वायु, पर्यावरण को विषविहीन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की विषाक्तता का ही प्रभाव है कि आज विश्व के 5 खरब से अधिक लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। धरती की विषाक्तता को दूर करने के लिए रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों से परहेज कर जैविक कृषि अपनाने की प्रेरणा दी। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने डॉक्टर सोमपाल, डॉक्टर कल्लू एवं डॉक्टर पाठक को युग साहित्य देकर सम्मानित किया। डॉक्टर पाठक द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ सत्र का समापन हुआ। नेपाल जोन के अंतर्गत आने वाले फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, देवरिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, संत कबीर नगर, कुशीनगर आदि 14 जिलों के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं का ऊर्जा सुनियोजन सत्र गायत्री शक्तिपीठ अयोध्या के प्रांगण में 15 से 17 फरवरी की तारीखों में संपन्न हुआ। शांतिकुंज से पधारे डॉक्टर OP शर्मा जी की टोली ने इसका संचालन किया। सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की विवेचना, शांतिकुंज द्वारा निर्धारित संक्रांति आंदोलन की समीक्षा के पश्चात क्षेत्रों की समस्याओं की चर्चा की गई। शांतिकुंज प्रतिनिधियों द्वारा कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध ढंग से जन जागरण अभियान चलाने की रूपरेखा भी बताई गई। उन्होंने संवैधानियों को प्रशिक्षित कर अपने क्षेत्र को स्वावलंबी बनाने पर विशेष जोर भी दिया। सम्मेलन के अंतिम दिन संभाग के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हेतु बढ़ चढ़कर अंशदान का संकल्प लिया। लगभग 70 कार्यकर्ताओं द्वारा संभागीय कार्यालय हेतु अंशदान एवं समयदान का भी संकल्प लिया गया। सम्मेलन के प्रथम दिन अयोध्या शक्तिपीठ द्वारा नशा निवारण कुरीति उन्मूलन रैली भी निकाली गई, जिसमें लगभग 200 परिजनों ने भाग लिया। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गत 4 अप्रैल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों के लिए अपने ऋषिकेश परिसर में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का व्याख्यान आयोजित किया। लाइफ ऑर्डर डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रतिपादनों को सुनने के लिए THDC के अलावा ONGC, IMA और पुलिस प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी भी उपस्थित थे। अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में जीवन शैली से उपजे रोगों में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि इनकी संख्या हृदय रोगियों एवं अन्य लाइलाज बीमारियों को भी पीछे छोड़ देगी। भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को अमूल्य निधि यानी योग एवं ध्यान की नियमितता से ही इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारे पास अंदर इतनी ऊर्जा के स्रोत भरे पड़े हैं कि हम चाहें तो उन ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज आदमी की जीवनी शक्ति गड़बड़ा रही है और वो जीवनी शक्ति गड़बड़ा जाने से बहुत जल्दी ईल्ड कर देता है, बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, सब तरह की बीमारियां जो आज समाज में सबसे ज़्यादा हो रही हैं, उसका कारण क्या है कि जीवन शैली हमारी ज़रूरत से ज़्यादा आराम पसंद हो गई है और उस आराम पसंद ज़िंदगी में हम काम कम करने लगे हैं और शारीरिक काम कम करने लगे, मानसिक काम ज़्यादा करने लगे। और बीमारी से बचना है तो अपने जीवन को योगमय बनाएं, अपने जीवन को अध्यात्म में बनाएं, अपने जीवन को हंसता खेलता बनाएं। कार्यक्रम से प्रभावित सभी प्रतिभागियों ने ध्यान और प्राणायाम के विभिन्न पहलुओं पर प्राप्त जानकारी को दैनिक जीवन में अपनाने के संकल्प के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग संकाय की गतिविधियों में भी उत्सुकता दिखाई। और इसी के साथ देश विदेश में चलाई जा रही गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
सामान्य दृष्टि जिसे चमत्कार के रूप में देखती है, वह एक समर्थ सद्गुरु द्वारा करुणावश दिया गया एक आध्यात्मिक उपचार होता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लाखों परिजनों के पीड़ा पतन निवारण हेतु प्रत्यक्ष परोक्ष सहायता की। ऐसी ही अनुभूतियों, अतीत से जुड़ी स्मृतियों का पिटारा है सुरभित स्मृतियाँ। प्रस्तुत है पूज्यवर से सघन रूप से जुड़े एक परिजन के संस्मरण। हिमालय से लौटने के बाद गुरुदेव ने प्रत्यावर्तन सत्र लगाया 1973 में। हम लोग भी प्रत्यावर्तन सत्र में आए, यहाँ भाग लिए। और उस समय बोलना तो नहीं था, लेकिन एक डायरी में जो साधना आप कर रहे हैं उसके दरमियान में यदि कुछ खास बात आपको समझ में आए, कुछ खास ध्यान में आपको दिखाई दे, कोई दृश्य दिखाई दे, इन सब बातों को एक जगह नोट करना था। और उसका रिव्यू गुरुदेव दिन में 2 बजे इंडिविजुअल बुला करके व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करते थे। 2 दिन के बाद साधना में मुझे दिखाई दिया कि गुरुदेव सामने एक बहुत राजमार्ग की तरह है रास्ता, और वो लगता है कि उस पर दूध की तरह एकदम उजला चीज़ दिखाई दे रहा है, लंबा चौड़ा। और जितने देवी देवता हैं वो सब वहाँ खड़े हैं। और गुरुदेव और दादा गुरु दोनों कुछ बात करते हुए आगे चल रहे हैं, और सभी देव शक्तियाँ उनके अगल बगल पीछे चलती जा रही हैं। एक बार हमको ऐसा ध्यान हुआ, हमको लगा कि भ्रम है, गुरुदेव के प्रति हमारी निष्ठा श्रद्धा ज़्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने उसको भ्रम समझा। फिर 2-3 मिनट के बाद हमको उसी तरह का दृश्य दिखाई दिया, फिर भी हमने भ्रम समझा। तीसरा बार फिर वैसे ही दिखाई दिया, हमने उसको नोट कर दिया। दूसरे दिन जब रिव्यू में गुरुदेव बुलाए तो हमने डायरी उनको दे दिया उन्हीं के हाथ में कि ऐसा हमने देखा है। वो आज भी हमारे डायरी में नोट है। गुरुदेव पढ़ करके मुस्कुराए हैं, बोले कि अरे हम क्या क्या हैं, तुम लोगों को क्या पता है, ये क्या क्या तुम देख लिया, इसको जो कहते हैं अभी रखो, इसको ये कुछ नहीं है, रखो रखो इसको। हम क्या हैं ये किसको किसको पता है, इसको रखो रखो। डायरी उन्होंने मोड़ करके हमको हाथ में दे दिया। लेकिन हमने उनसे कहा कि दृश्य तो हम 3 बार देखे, 2 बार को हमने झूठा समझा, तीसरा बार देखे तो हम नोट किए। आप ये बताइए कि ये दृश्य सही हमने देखा है कि झूठो हमारे दिमाग का एक काल्पनिक ये चीज़ है। तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, कहा कि अरे सब अपनी जगह पर सब ठीक है, लेकिन इसको अभी रखो, इसको ये सब कहने सुनने की बात नहीं। समझ गए हम उनका इशारा, हम उसको रख दिए। फिर प्राण प्रत्यावर्तन सत्र का इस तरह से समापन हुआ, हम लोग घर चले गए। इसके 3 जनवरी को हमको एक भयंकर ट्रेन से दुर्घटना हो गई। ट्रेन से उतरने में हम गिर गए प्लेटफार्म पर, और हम घसटा करके हमारा पूरा हम क्षतिग्रस्त हो गए और मरणासन स्थिति में हो गए। गायत्री त्रायते पढ़े थे, सुने हैं हम लोग, लेकिन हमारे ऊपर तो ये साक्षात लगा कि गायत्री माता गुरु जी ने त्राण दिया हमको। एक अज्ञात व्यक्ति आकर के हमको उठा करके और एक भद्दे सवारी में ठेला पर, कोई सवारी भी नहीं मिला, उस पर लाद के हमको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। वहाँ डॉक्टरों ने हमको मृत समझ करके हम पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जल्दी। लेकिन कुछ देरों के बाद घटनाक्रम बदलता गया, सभी डॉक्टर इंटरेस्टेड हो गए, सब लोग मिलजुल करके हमको जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद उन लोगों को कुछ लगा कि व्यक्ति को यदि व्यवस्था किया जाए तो बच सकता है। 3 दिनों तक मैं बेहोश था। तो गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता ही उन डॉक्टरों के ऊपर चढ़ करके और मृत समझे हुए व्यक्ति को फिर से उठा करके वो लोग इंटेंसिव केयर में ले गए। 3 दिनों तक ब्लड वगैरह चढ़ाया, और हमारा दोनों पेल्विस फ्रैक्चर था। उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ी झंझट वाली बात होगी। मैंने कहा कि अब तो जो होना होगा होगा। हमारे सामने तो सिर्फ गुरुदेव, गायत्री माता और गंगा के किनारे पर हॉस्पिटल था, ये तीनों का हम रोज़ स्मरण करते थे। अकस्मात कुछ दिनों के बाद एक दिन गुरुदेव का ऐसा सुबह में लगा कि वो हमसे कह रहे हैं कि अरे तुम इतना परेशान क्यों है, तुमको कुछ नहीं होगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा, तुम चलेगा भी, तुम सब काम करेगा।
डॉक्टरों ने आकर के देखा तो उन लोगों को भी कुछ हुआ कि लगता है कि आपका पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम था 6 हफ्ता। 6 हफ्ते के बाद जब एक्सरे किया उन लोगों ने तो उसमें देखा कि 60% हमारा फ्रैक्चर जो है वो बिना किसी मेडिसिन का, बिना किसी सर्जिकल इंटरफेरेंस के वो सेट हो गया है। सर्जन को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो पहला केस है कि पेल्विस फ्रैक्चर हुआ आदमी का स्वतः बिना किसी इंटरफेरेंस के सेट हो रहा है, 60% हो गया। तो ये तो बहुत अद्भुत केस है और अब आपको ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर 6 वीक आप इसी पोजीशन में रह जाएंगे, अंदाज़ा ठीक हो जाएगा। फिर 6 वीक हम रहे, 90% हमारा ठीक हो गया, 10% धीरे धीरे ठीक हुआ, 5% अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो ये गुरु की, गायत्री माता की इतनी माने कृपा हमारे ऊपर रही, जो हमारी यह व्यक्तिगत अनुभूति है कि गायत्री के विषय में जो कहा जाता है कि यह गाने वाले का त्राण करती है। और गुरु यदि शिष्य का समर्पण ठीक है तो उसके पास हर एक अवस्था में उसका स्मरण करते मात्र भृंग की तरह उसके पास पहुंच जाता है और यथा जो उसके सामर्थ्य, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको मदद करता है। और हम इसके साक्षात भुक्तभोगी हैं। यदि गायत्री त्रायते का अर्थ किसी को नहीं समझ में आता हो तो वो व्यक्ति हमको देख करके व्यवहारिक रूप से इस युग में भी गायत्री कैसे गाने वाले का त्राण करती है, ये हमारे इस घटना से किसी को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी कृपा गुरु की और गायत्री की है। गुरुदेव की करुणा और दया का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। उनके पास जो भी दीन दुखी जाता था और अपनी कठिनाई कष्ट को उनके चरणों में समर्पित करता था, उसका वो कुछ न कुछ समाधान तुरंत निकाल देते थे। एक पटना के इंजीनियर थे, गोरख प्रसाद उनका नाम था, जिसमें शक्तिपीठ का प्रारंभ हुआ था, हम लोग बनाना शुरू किए थे, उसी समय की बात है। उनको हार्ट अटैक हो गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इनका 2 बॉल, हार्ट में कोई बॉल होता है, वो बॉल फ्यूज हो चुका है, उसका ऑपरेशन करके बॉल बदलना पड़ेगा। गायत्री परिवार से वो जुड़ चुके थे। हम लोगों ने उनको राय दिया गुरुदेव के पास जाइए। वो आए यहाँ हरिद्वार, गुरुदेव से मिले, अपनी कष्ट कठिनाई को बताया। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि ठीक है, तुम जाओ, पटना में शक्तिपीठ बन रहा है, यदि उस शक्तिपीठ बनाने में तुम योगदान करो, इंजीनियर हो, ठीक से देखो, तो तुमको कुछ दवा ववा खाने की ज़रूरत नहीं है। उस पर बेचारे बहुत द्रवित हुए और बोले कि हाँ, हम जा कर के उसका कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुमको बल्ब वगैरह कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, 20 वर्षों तक तुम्हें कुछ भी होने वाला नहीं है। और वो आए, शक्तिपीठ में बहुत निष्ठा से उन्होंने काम किया, छाता लगा करके धूप में खड़े रहते थे और वस्तुतः उनको कोई हार्ट का बल्ब न बदलना पड़ा, न कुछ करना पड़ा। उनकी तरक्की भी हो गई, वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, 2-3 जगह ट्रांसफ़र भी हुआ, कि बाल बच्चे भी अच्छे कर गए। अभी हाल की बात है, कुछ दिन पूर्व, 82 की शायद बात है, 20 वर्ष गुरुदेव ने कहा था। 2002 में एक दिन वो शक्तिपीठ पर आए, हम लोगों से बोले कि गुरुदेव तो हमको 20 वर्ष के लिए बोले थे, अब हमारा 20 वर्ष पूरा होने जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। और ठीक वहाँ से वो अपने लड़के के पास गए और 2 दिन के बाद हम लोगों को पत्र आया कि उनका शरीर छूट गया। तो इस तरह गुरुदेव कष्टों से निवारण करके आदमी के आयु में भी वृद्धि कर देते थे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। ये सब उनके तपश्चर्या की पूंजी से लोगों का कल्याण हो जाता था। वो कहते भी थे कि तपश्चर्या की बहुत पूंजी तो हम रखे हैं बड़े बड़े काम के लिए, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए तो तुम लोग आते हो, तो हम अपना दैनिक उपासना से कुछ तुम लोगों का मदद कर देते हैं। ये बराबर हम करते रहेंगे। ये भी आश्वासन उन्होंने दिया, माता जी ने भी ये आश्वासन दिया। उस पृष्ठभूमि में लोग आता है, अपने दुख तकलीफ को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उसका लाभ लेकर के जाता है। गायत्री परिवार के संस्थापक संचालक परम पूज्य गुरुदेव का मत है, प्रजातंत्र तभी सशक्त एवं समर्थ हो सकता है
जब प्रजातंत्र की केंद्र बिंदु जनता प्रबुद्ध, जागरूक एवं कर्तव्यनिष्ठ बने, राजनीतिक व्यवस्था के साथ जनता का स्तर भी ऊंचा उठे। इसके लिए गायत्री परिवार का आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या दृष्टिकोण है, इसी संदर्भ में प्रस्तुत है एक विशेष चर्चा। आज हमारे बीच में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब आए हुए हैं। आप एक प्रखर चिंतक और विचारक हैं। युग प्रवाह परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है और तमाम विसंगतियों के बावजूद हम इसको गणतंत्र बनाए रखने में सफल भी हुए हैं, परंतु ये देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये बात आपकी ठीक है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सारी दुनिया के लोग इसे मानते हैं। इसमें एक सत्य और भी है कि भारत में गणतंत्र व्यवस्था बहुत पुरानी है। यादवी गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र था, ऐसे विभिन्न तरह के प्रयोग अपने यहाँ होते रहे हैं। और गणतंत्र में जो प्रशासन है उसको गण से, जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इस समय जब गांधी जी ने उस समय कहा कि ये हो जाएं और जनतंत्र की स्थापना हो, तो लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं, समझी नहीं, और वो जो अंग्रेज़ों की एक शैली चली आ रही थी प्रशासन की कीप डिस्टेंस वाली, उसी को बना करके रखा। उससे क्या हुआ कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में दूरी होती गई। वैसी उनकी तो लाचारी थी, ब्रिटिशर्स की तो लाचारी थी, वो दूरी न रखें तो कैसे वो बना के रखें, उनका औचित्य थोड़ी था। लेकिन हमारा तो हर बात में औचित्य था, तो वो दूरी बनती चली गई। दूरी की वजह से वो वास्तव में जनप्रतिनिधि बन ही नहीं पाए, और उन्होंने जनप्रतिनिधि मान लिया कि ये तो जनप्रतिनिधि हैं। विनोबा जी ने कहा था कि भारत का गणतंत्र है ये तो श्रद्धा आधारित है, तर्क विवेक आधारित नहीं है। जनता को कुछ नहीं पता था, वो तो ये समझता था कि गांधी जी ने कहा तो राम राज्य आ जाएगा, जो भी आएगा सो राम राज्य कर देगा, बेचारा यही बैठा था। लेकिन हुआ ये, उसमें निहित स्वार्थ आने लगे, छोटी छोटी बातें आने लगीं, तो ये वास्तव में हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। ये बात मोह तो भंग हो रहा है और इसको हटाना भी पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। जनता जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करे, ये स्थिति फिर से लानी पड़ेगी। भारत को स्वतंत्र हुए भी आधी शताब्दी से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी हम कोई एक पुख्ता राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। ऐसी स्थिति में इस तंत्र को सर्वश्रेष्ठ तंत्र किस प्रकार बनाया जा सकता है और सामाजिक संगठनों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? हमारे गण को, हमारे जन को इस व्यवस्था के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, और जो प्रतिभाशाली हैं उन्हें जनता के प्रति प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। अभी ये प्रतिभाशाली ये नहीं समझते हम प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम तो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, वो जो पुराने कानून चले आ रहे उन्हीं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जनहित के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये बात उनमें नहीं आती। और जनता को ये मालूम नहीं है कि हमारे भराए हुए प्रतिनिधियों के हाथ में क्या क्या जाने वाली है, क्या क्या शक्ति आने वाली है। जनता को ये भी नहीं मालूम है कि हमारे संविधान में हमारे हित की कौन कौन सी बातें हैं, और जनप्रतिनिधियों को भी ये नहीं मालूम होता है कि भारतीय संविधान जनता के प्रति कहाँ कहाँ उत्तरदायी है। दो दो टर्म हो जाते हैं, पता नहीं रहता। तो जो आदमी वहाँ बन के जा रहा है उसके कुछ ऐसे कसौटियाँ बनाई जाएं कि कम से कम ये ना सके उसका लिखा पढ़ा का ना दिया जाए, लेकिन वो जनता के हित को समझता है क्या, जिस शक्ति को ले जाना उसके उपयोग की उसके सामने परिकल्पना है क्या, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। और जनता को ये बताया जाए कि ये सामयिक आकर्षणों में जो वोट लोग मांग ले जाते हैं उसमें ना दे। वो ये देखे कि ये राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र हित जो कर सकेगा वही हमारा हित कर सकेगा। जो हमारा हित करेगा हमें स्वाभाविक से कुछ ज़्यादा देगा, वो दूसरे का काटेगा, और जब ये पड़े फिर दूसरा काटेगा, तो ये तो अनगढ़ होड़ मच जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जितना खाना है ये मालूम है सबको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें मिलता, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो औरों का घटेगा, तो फिर वो भी वो कोशिश करेगा। तो ये सुविधाओं की जो बंदरबांट अपने अपने इलाके के लिए होने लगी, ये गलत थी। राष्ट्र में ये है, जनता को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए, लोगों को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए कि भाई देखो इतना है, इसी में हम करेंगे, अब और ज़्यादा है तो हम उत्पाद बढ़ाएंगे, मिलजुल करके काम करो। अगर जनता को ये दिया जाता तो हमारी जनता तो आध्यात्मिक है, भावनाशील हैं। अगर उन्हें पता पड़ा है कि हमें भूखा रहना पड़ेगा तो वो भूखे रह के करेंगे। गांधी की मदद उन्हें भूखे रह के की, विनोबा जी को भूदान उन्हें अपनी खुद काश्त की ज़मीन दे दी कि सही उपयोग करने वाला है। तो जनता में सही जनहित के लिए प्रतिबद्ध लोग जो मिलने वाली शक्ति का
मिलने वाले वोट के साथ पूरा न्याय कर सकें, ऐसे ही व्यक्तियों को उभारा जाए, जनता उनको पहचाने और इसके लिए एक सटीक व्यवस्था की जाए। तो जो सामाजिक संगठन है वो इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उनका जनता से संपर्क है, जनता उनकी बात सुनती है, समझती है। पर ये इतना बड़ा देश है, यहाँ नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या, उनके रीति रिवाजों, धर्म संप्रदाय, रुचि, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें कमोबेश उनके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को प्रभावित करती हैं। और शिक्षा का स्तर भी अपने यहाँ पर्याप्त रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें उनके कर्तव्यों को बोध किस प्रकार कराया जा सकता है? देखिए, ये कोई कठिन बात नहीं है। दुनिया में और भी ज़्यादा विभिन्नता है, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति भगवान से तो संबंध जोड़ ही रहता है। अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन लोग संगीत से तो संबंध जोड़े ही रहते हैं, खेल से तो संबंध जोड़े ही रहते हैं। तो इस देश में, मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ धरती के मुकाबले, इस देश में थोड़ी सी विविधता है, तो राष्ट्र से संबंध जोड़ के क्यों नहीं रख सकते? राष्ट्र एक अवधारणा है, और हमारे यहाँ तो ये नेशन जिसको कहते हैं स्टेट, वो नहीं है। हमारे यहाँ तो एक सांस्कृतिक स्वरूप है राष्ट्र का। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अगर राष्ट्रीय उससे जो है तो रह तो इसी राष्ट्र में रहे हैं। अब विभिन्न ढंग से रहने वाले व्यक्ति हैं। सर्दी में सब अपने ढंग से सर्दियों के हिसाब से रह लेते हैं, गर्मियों में सब अपने ढंग से गर्मी के हिसाब से रह लेते हैं। तो राष्ट्र में सब अपने अपने ढंग से रहें, लेकिन यहाँ एक बात है कि हर वर्ग के जो समझदार लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो अपने वर्ग के लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि राष्ट्र का अगर आपको तंत्र ठीक करना है तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व को ही देना चाहिए। हम तो उन्हें ये समझाने लगते हैं कि अपनी जाति वाले को देना, अपने संप्रदाय वाले को देना, अपनी पार्टी वाले को देना, तो उसमें तो वही आ जाता है फिर जो हमें ज़्यादा पैसा देता है। लेकिन अगर ये कहें कि इसका राष्ट्रीय व्यक्तित्व क्या रहा है, इसमें परमार्थ की वृत्ति कितनी रही है, हमने किसी को बना दिया, कानून पास किया, तो हमने उसे वकील बना दिया, वकील से वो मजिस्ट्रेट बन गया, जबकि उसकी पारिवारिक जीवन बेईमानी का रहा है, तो कानून का वो वहीं को मोड़ देगा। तो जो व्यक्ति इसमें नहीं रहा है वो कैसे करेगा? तो ये जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो पार्टियों को सजेस्ट कर दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप करें तो हम इस तरह की व्यक्ति करेंगे, हम तो इस तरह के व्यक्तियों को देंगे, हम तो वो देख के देंगे, ना हम जाति देख के देने वाले हैं, ना हम वर्ग देख के देने वाले, ना संप्रदाय देखने वाले, ना अमीर गरीब देख के देने वाले। हम तो ये देख रहे हैं जनहित के लिए इसकी प्रतिबद्धता है और वो इसके स्वभाव में है, अगर है तो हम दे देंगे, और ये वो सब जानते हैं। तो अगर इस तरह का कोई तंत्र बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के जो सच्चे लोक सेवी हैं उनकी क्या भूमिका, वो किस प्रकार आगे आएँ, और एक आम आदमी की क्या भूमिका होनी चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें तो फिर वही बात आ जाती है कि आम आदमी को भी समझना चाहिए और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी समझना चाहिए। हम तो राजनीति में नहीं हैं और हम तो सरकार से हमारा मतलब नहीं है। कैसे है, इस समय राजतंत्र में सारी शक्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं। पहले राजतंत्र का एक ही काम था, सुरक्षा देता था, व्यवस्था देता था, ऐसे कुछ काम थे। लेकिन आज शिक्षा भी उसके हाथ में है, आज उसके हाथ में अर्थतंत्र भी है। जितनी समाज की हैं वो सब धाराएं वहाँ इकट्ठी हो रही हैं। अगर वहाँ सही व्यक्ति नहीं बैठा तो समाज का हित कैसे होगा? लेकिन राजनीति में व्यक्ति कैसे जाए, वैसे व्यक्तियों का निर्माण तो कर सकते हैं, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित तो कर सकते हैं, वैसे व्यक्तियों को हम आगे कर सकते हैं, जनता उनको वोट दे सकती है। तो ऐसे अगर हर सामाजिक संगठन ये करे कि हम अपने क्षेत्र में जहाँ है वहाँ हम जनता को कहेंगे तुम इसमें मत पड़ना, हमारा अनुभव है। और ये हमारी जो भावनाशील जनता है, जो धर्मप्राण जनता है, ये सरकार की बात माने ना माने, लेकिन जिन पर वो विश्वास करती है उनकी बात ज़रूर मानता है। जो उनके साथ जिए हैं तो उनकी बात ज़रूर मानते हैं। तो अगर ये लोग उनको कहें कि इस तरह से अगर तंत्र बना लो तो उनको करना चाहिए। अब ये होता ये है, अरे साहब राजनीति में ये हो रहा है, ये देखिए कि वो जिसको वोट बैंक बना रखा है बहका कर, वो तो वोट डाले आता है, समझदार कहीं वोट ही डालने नहीं जाते। तो जब समझदार नहीं जाएगा तो फिर तो वो हो ही जाएगा, उनको कर। तो समझदार डाले वोट और जो ना समझे उनको भी समझाए। इस्लाम का एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनके पास किताब है, एक वो जिनके पास किताब नहीं है। किताब वेद जैसे अपने यहाँ कहते हैं तो ज्ञान के पक्ष में है। तो जिनके पास किताब है उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन तक जाएं जिनके पास किताब नहीं है और बताएं किताब क्या कहती है। तो ये जो हमारा संविधान है, हमारे राष्ट्रीय हित की किताब क्या बोलती है, इसका ज्ञान क्या है, वो उन तक पहुंचाना उनका काम है जो वो है। और उनमें से वो लोग होना चाहिए उसमें जो समाज सेवी संगठन तो समाज में काम कर रहे हैं, उनकी बात को तो वो मानेंगे। और जब वो कहेंगे
तो राजनीतिक पार्टियों को भी लाचारी होगी कि भाई ये कह रहे हैं, अगर इनको खुश नहीं रखा तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी। तो इस तरह से वो भी कर सकते हैं। तो ये है कि जनता में उस तरह के व्यक्तियों को लाया जाए। एक और हो सकता है कि जनता का ये जो चुनाव का ढंग है ये खर्चीला ना हो, इसमें कई तरह से प्रयास चल रहे हैं। एक तो ये बात हो गई कि जो अपराधी इतिहास वाले ना आए वगैरह, वो तो चल रहा है, लेकिन जनता की अभिरुचि उस तरह के व्यक्ति हों तो इस दिशा में कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर जनता हर क्षेत्र में ऐसे समझदार लोग खड़े हो जाएं, जिसके बारे में विनोबा जी ने आचार्य कुल जैसी बात कही थी, हर क्षेत्र के समझदार लोग, और ये बता दें कि भाई इस क्षेत्र में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हीं से बात चलेगी और हम सब उसी के लिए समर्थन में चलेंगे। कोई आता कोई ना आता, इनमें से कोई भी आ जाएगा तो हमारा काम चलेगा, वो किस पार्टी से हमें मतलब नहीं। तो इस तरह का अगर प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूँ सही प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। और उसमें एक बात और है कि वो सबसे बड़ी बात है कि वो जनता के बीच में, जनता के सीमित संसाधनों में सुख से और गौरव से रह सकते हैं क्या। अगर नहीं रह सकते हैं तो फिर वो अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे। जहाँ उनके हाथ में आएगा वो अपनी सुविधा और उसके लिए करेंगे, वो हीनता अनुभव करते हैं। तो अगर ये देख लिया जाए कि जनता के बीच में उतनी सीमित सुविधाएं, वो सुख से भी रहता है और गौरवपूर्वक भी रहता है, जैसे विनोबा रहते हैं, जैसे गांधी रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ऋषि रहते थे। ऐसी प्रतिभाएं जिनका मस्तिष्क बहुत है, संसार के, उनके समाज के प्रति प्रतिबद्धता पूरी है, अपनी आवश्यकता कुछ नहीं है। अगर ऐसा वर्ग समाज में खड़ा हो जाए इसको लेकर के, तो कमी आज भी नहीं है, लेकिन वो एक साथ समूह में होकर के खड़े हो जाएं तो जनता की भी हवा बदल जाएगी और राजनीतिक पार्टियों की समझदारी भी हो सकती है, और समझदारी तो लाचारी हो जाएगी कि जिनको ये कर रहे हैं उन्हीं को लिया जाए। तो इस तरह से बड़े आराम से अगर हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को साथ लेकर चलें तो इसको बिल्कुल धारा सही दिशा में ले जा सकते हैं और दुनिया सीखेगी इससे। गायत्री परिवार को भारत का सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन माना जाता है। तो गायत्री परिवार के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से ऐसे बुद्धिजीवी, विचारक, सच्चे लोग से भी आगे आएँ, वो उनकी कोई कार्य योजना बने और एक आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है उसका प्रशिक्षण भी हम ऐसा कुछ कर सकें। इसके संबंध में हमारी कोई योजना? इसकी योजना गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट दी है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने इस बारे में बहुत स्पष्ट कहा है कि हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे। क्यों? अगर हम चाहते हैं कि परेड ठीक हो तो हम लाइन में खड़े नहीं होंगे, फिर हमें दूर खड़ा होना पड़ेगा। एक ही दृष्टि में, विजन में हमें पूरी चीज़ देखनी चाहिए कि क्या हो रही है। हम दूर हट करके देखेंगे। अगर चाणक्य चाहता है कि यहाँ का राजतंत्र ठीक हो तो वो राजतंत्र, वो दूर खड़ा होकर के देखता है और फिर उसको वो बना लेता है। तो ये जो चीज़ है, उस दृष्टि से उन्होंने कहा हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो समाज को है, हर कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति। इसलिए उन्होंने अपना सबसे पहला कहा व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति, सही व्यक्ति बने, ऐसा व्यक्ति बने कि जहाँ खड़ा कर दो वो अपने नियम से हटे नहीं। वो चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे समाज नीति हो, वो वहाँ कर जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा आप दूसरे को नहीं बदल सकते, स्वयं से शुरू करो। इसलिए उन्होंने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। आप स्वयं को अपना बदलना शुरू कर दो। तो इस तरह से उन्होंने वो तो किया ही है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि यहाँ पर जनतंत्र में उन्होंने अपने धार्मिक उसकी व्याख्या कही है। वो यज्ञोपवीत सबको पहना है। उसके साथ उन्होंने ये बात कही है कि 3 लड़ाई होती, अज्ञान, अशक्ति, अभाव, तीनों मोर्चों पर लड़ो। अज्ञान के मोर्चे पर लड़ो, लोगों को बताओ कि सही दिशा क्या है, और वो सही दिशा में बढ़े तो फिर उनकी शक्ति बढ़ाओ और अभाव भी मिटाओ। वो ज्ञान कैसा जो अभाव ना मिटा सके, वो ज्ञान कैसा जो शक्ति संपन्न ना बना सके। तो हम लोगों को उसके लिए करते हैं। सबसे बड़ी शक्ति ये है, तो ये है कि जो जनप्रतिनिधि हों वो जनता के बीच में, जनता के सीमित साधनों में पूरे सुख से और पूरे गौरव से रहने के अभ्यस्त हों, तो फिर वो नहीं बहकेंगे। गांधी जी वहाँ से मिस्टर गांधी बन करके आए थे, और गोखले जी ने कहा तुम एक बार अपने देश को देखो। वो देश को देखा और उनको ये लगा कि जनता के बीच में अगर जनता के ढंग से नहीं रहूँगा तो जनता मेरा विश्वास नहीं करेगी, और वहीं से उनके कपड़े कम हो गए और वो महात्मा गांधी हो गए। तो यहाँ का देश तो वो चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमारे ढंग को हमें भरा हो। फिर अगर वो जो भी कहते हैं, गांधी जी ने कह दिया कि आंदोलन चालू तो चालू, उन्होंने कहा बंद तो बंद। गांधी जी ने कह दिया मुझे हरिजन फंड के लिए चाहिए तो किसी ने नहीं पूछा, अवर्ण सवर्ण सब ने दान दिया। उन्होंने कहा कस्तूरबा फंड के लिए तो उन्होंने अवर्ण सवर्ण सब ने दिया। उन्होंने कहा हमको तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, तो गांधी सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं। लेकिन वो तब कि गांधी अगर एक पैसा भी गिर गया तो गांधी खुद झुक करके उठाता था जनता का। तो उसके साथ अगर न्याय करे तो ये तो हमारे देश तो बड़ा ज़बरदस्त देश है।
एक दफ़े कोई उसकी श्रद्धा जीत ले तो उसको फिर कमी नहीं पड़ती, ना व्यक्ति की कमी पड़ेगी। कुर्बानी के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस को व्यक्तियों की कमी पड़ी थी, कुर्बानी के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो लेकर के दौड़ पड़ते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं है, लेकिन बात यही है कि ये जो हमारे यहाँ की एक सांस्कृतिक परंपरा है तंत्र को सही करने की, तो जनता के बीच से जनता के व्यक्ति ऐसे निकलें, उनको कहा जाए, आग्रहपूर्वक कहा जाए कि आप जनहित में यहाँ आइए और हम आपको ये करेंगे, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, ये जनता खुद करेगी। अगर ऐसे लोग करने लगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर सामाजिक संगठनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता और जनता और राजनीति पर उनके प्रभाव को देखते हुए बहुत सारे व्यक्ति छद्मवेश में ऐसे सामाजिक संगठनों में घुस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे परिजन या आम आदमी किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकता है? सामयिक बात है, देखिए हमारा आधार है, इस गायत्री परिवार जो संगठन है इसका कोई फॉर्म फीस नहीं है। आदमी स्वांतः प्रेरणा से होता है और विवेक के आधार पर निर्णय करता है। हम गायत्री मंत्र की बात कहते ही हैं कि अपने विवेक को, अपनी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाओ, आप सही चीज़ को समझ सको। इसीलिए कहा हुआ है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को इसी का प्रशिक्षण दिया जाता है कि आदमी को वेश से नहीं, उसकी आचरण से पहचानो, उसकी नीयत से पहचानो और उसमें खरा मानो तो ही समर्थन दो। तो गायत्री परिवार तो इस मामले में जागरूक रहता है। थोड़े समय के लिए आदमी थोड़ा कर सकता है, जो कहा है अपने यहाँ कि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए सब लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ है वो आदमी करेगा अपने आप। और एक बात और होती है, ऐसा देखा गया है कि आदमी आता है ये सोच करके कि हम इनको तिकड़म में बदल लेंगे, लेकिन जब आता है तो उसका प्रभाव देखता है कि सदाशयता का क्या प्रभाव है, तो वो अपने को ही बदल लेता है और फिर वो सही प्रतिनिधि बन करके चलने में भी अपनी उसको रास्ता दिख जाता है कि हम वो गलत क्यों करें। जो कहते हैं कि एक व्यक्ति था डाकू और वो छिपने के लिए संतों में मिल गया, तो सैनिक निकल गए और वो हो गया, उसका सम्मान भी होने लगा। तो उसने कहा जब मैं नाटक कर रहा हूँ तो इतना सम्मान में सचमुच बन जाऊँगा तो कितना सम्मान। इसने उसका जीवन भी बदल दिया। तो गायत्री परिवार में अगर ऐसे लोग आते हैं तो एक तो गायत्री परिवार जागरूक रहता है और उसको ये भी लगता है कि ये तो हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो तो बड़ा कठिन रास्ता है, हम झूठे को सच कब तक करेंगे, तो सच को ही सच कर लेते हैं। तो उसमें उसके फिर सही धारा बन जाती है, बहुत अपना। और एक बात बताऊं कि ढेरों ऐसे लोग हैं जो राजनीति की उससे आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि राजनीति कितना सा काम करती है। हम तो अगर जनप्रतिनिधि सेवा करने आए हैं तो उससे बड़ा फील्ड सेवा का यहाँ खुला हुआ है, जहाँ कोई धक्कमशाही नहीं है, जहाँ स्वागत है, यहाँ कोई वो नहीं है। तो फिर वो ये सोचता है कि जनहित में हमको संतोष भी मिलेगा और हमारा पुण्य भी बढ़ेगा, तो वो इसमें भी बढ़ता है। लेकिन ये बात है ज़रूर कि जनता को विवेक के आधार पर ही निर्णय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, सो हम बराबर करते हैं। आज आप हमारे बीच में आए और प्रत्येक गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से कैसे प्रयोग कर सके, इसके बारे में आपने बहुत ही प्रेरक जानकारी दी। युग प्रभा परिवार की ओर से हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। न जिसका कभी जन्म हुआ, न जिसका कभी क्षय होगा, ऐसी अनादि और अनंत शक्ति गायत्री का एक नाम देव माता भी है। इसके ज्ञानामृत रूपी पेयपान करने वाले व्यक्ति में देवत्व जाग जाता है। गायत्री द्वारा हस्तगत इस देवत्व से ही आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह जैसे दिव्य लाभ होते हैं और व्यक्ति का जीवन देवों जैसा आकर्षक तथा उत्साहयुक्त हो जाता है। देव माता गायत्री माता के ज्ञानामृत रूपी पेयपान करने वाले में देवत्व जाग जाता है, इसलिए गायत्री ही देव माता भी है। देव माता द्वारा देव वृत्तियों के विकास से आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह जैसे दिव्य लाभ होते हैं। व्यक्तित्व देवों जैसा आकर्षक तथा सदा उत्साहयुक्त बना रहता है। गायत्री मंत्र में इस शक्ति धारा का मंत्राक्षर रे है और बीजाक्षर लिम है। देव माता की कृपा से साधक में दिव्या और देवयानी शक्तियाँ जागृत होती हैं। फलस्वरूप साधक सच्चरित्र और दैवी व्यक्तित्व से संपन्न बनता है। यंत्र के मध्य में बीज मंत्र लिम के बाहर दो त्रिभुज हैं जो कायिक, वाचिक, मानसिक शक्तियों के दिव्य प्रयोग से तृप्ति, तुष्टि, शांति के विकास को दर्शाते हैं। ये सब मंत्र शक्ति की मर्यादा में समाहित है।